देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे स्क्रीन यस मैम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये जो थ्योरी लिखा था ये कंप्लीट करना, उसमें हम लोगों ने एबीसी एनालिसिस तक ही किया था। इसके बाद और भी दो एनालिसिस है। ये एनालिसिस था कि किस तरीके से हम लोग अपने स्टॉक को कंट्रोल में रख सकते हैं। एक था एबीसी एनालिसिस, और भी तीन: फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, हाई, मॉडरेशन, लो। तो देखो, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है, इन्वेंट्री के टर्नओवर के बेसिस पे किस तरीके से हम लोग इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा स्टॉक हमारा फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, और कौन सा जो है हम लोग का नॉन मूविंग है। तो इससे अगर हम लोग सेपरेट कर लेंगे तो हमें कैलकुलेशन, मतलब हमें कंट्रोलिंग अच्छा रहेगा। If is it is the process of classifying Good morning, ma'am. it is the process of classifying material on the basis of movement or a specific period। किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में हमारे स्टॉक का जो मूवमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करके ये एनालिसिस को किया गया है। पॉइंट वन, एक का मतलब होता है फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग। इसका मतलब होता है स्लो मूविंग। और इनका मतलब होता है नॉन मूविंग। सेकेंड पॉइंट, divide on this on their assumption consumption pattern, divide on their consumption pattern। कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग बोल सकते हैं कि कोई स्टॉक फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है, या फिर नॉन मूविंग है। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे, हायर द स्टे ऑफ मेटेरियल, इन द स्टॉक, then movement will be slow। मेटेरियल अगर स्टॉक में ज्यादा है तो इसका मतलब उसका मूवमेंट स्लो है। दिस हेल्प्स टू स्टोर कीपर और परचेज डिपार्टमेंट to keep fast moving item always available and necessary steps to dispose of
The non-moving item. लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? लास्ट पॉइंट लिखा है दिस हेल्प्स टू स्टोर कीपर, मतलब ये जो मेथड है ये स्टोर कीपर को हेल्प करता है और परचेज डिपार्टमेंट टू कीप फास्ट मूविंग आइटम ऑलवेज अवेलेबल। जो फास्ट मूविंग है अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वो ज्यादा करके स्टॉक में रखना पड़ेगा क्योंकि उसका यूज ज्यादा है। एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू डिस्पोज ऑफ द नॉन मूविंग आइटम, और अगर कोई नॉन मूविंग आइटम है तो उसे डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, फालतू में रखने का कैरिंग कॉस्ट लगेगा। तो जो आइटम का कभी जरूरत ही नहीं होता, नॉन मूविंग हालत में पड़ा हुआ है, तो उसका जो है हमें डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। तो ये हो गया एफएसएन का जो डिटेल्स है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेद। इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स पे कंट्रोल रखने के लिए, कंट्रोलिंग ओवर स्पेयर पार्ट्स, हम लोगों को बीईटी में इन्वेंट्री को डिवाइड करना पड़ता है। तो वी फॉर वाइटल। वाइटल का मतलब होता है जो स्पेयर पार्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 पेयर्स stock out of which even for some time will stop the production. And stock out cost is very high. Example, for a car assembly company, engine is a vital part. तो मेनली ये स्पेयर पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल सही तरीके से रखने के लिए इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो वी वी फॉर हो जाता है वाइटल, ठीक है। तो वी फॉर हो जाता है वाइटल। वाइटल का मतलब ऐसा स्पेयर पार्ट्स अगर वो एक दिन भी स्टॉक आउट हो तो हम लोग का प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। एक दिन भी अगर स्टॉक आउट हो तो हम लोग का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है कार असेंबली कंपनी में जो कार में लगने वाला इंजन, अगर इंजन जो स्पेयर पार्ट्स है वही अगर स्टॉक आउट है तो कार बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। अ, जैसे और भी लिखते हैं, मोटर पार्ट्स, मोटर पार्ट्स ऑफ मशीन। मशीन का मोटर पार्ट्स अगर मिसिंग हो गया, मोटर पार्ट्स ऑफ मशीन जो है वो वाइटल होता है। इफ मिसिंग मशीन स्टॉप्स, ठीक है, मशीन ही बंद हो जाएगा, मशीन चलेगा ही नहीं अगर मोटर पार्ट्स ही मिस हो गया, ठीक है, मिसिंग हो गया या फिर जो भी हो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, खराब हो गया उसके बाद। तो वाइटल मतलब ये हो गया। अब ई, ई का मतलब एसेंशियल। द स्पेयर्स और मटेरियल absence of which can't tolerate for more than few hours।
or a day and the cost of lost production is production लिखा है high and which is essential for production to continue are known as essential item. एग्जाम्पल के तौर पे टायर ऑफ एक कार असेंबली कंपनी। तो कार असेंबली कंपनी के लिए जैसे इंजन जो है वो वाइटल था, मतलब इंजन के बिना तो कार असेंबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वैसे टायर जो है वो कार असेंबली कंपनी के लिए एसेंशियल आइटम, मतलब जरूरत का चीज है, कुछ समय तक वेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ दिनों तक, मतलब या फिर एक दिन तक, लेकिन इससे ज्यादा हुआ तो जो भी प्रोडक्शन हमारा कम होगा उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। एंड विच इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन टू कंटिन्यू आर नोन एज एसेंशियल आइटम, और ये प्रोडक्शन के लिए कंटिन्यूएशन इसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल दे सकते हैं, ऑयल यूज टू रन मशीन स्मूथली। इसके बिना क्या होता है, मशीन रन्स बट एफिशिएंसी ड्रॉप्स। एफिशिएंसी जो है वो खराब हो जाएगा अगर जो ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीन को अच्छे से मतलब स्मूथली रन करवाने के लिए, वो अगर हमारे पास नहीं है तो कुछ घंटा या कुछ दिनों तक हम लोग उसको बिना यूज करे चल तो सकते हैं, बट वो एसेंशियल होता है क्योंकि इसके बिना मशीन का एफिशिएंसी खराब होगा, ठीक है। एफिशिएंसी खराब होगा तो प्रोडक्शन भी खराब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे डिजायरेबल, डी फॉर डिजायरेबल। It is those parts which are needed, which are needed, but their absence for even a week or more also will not lead to stoppage of production. Example, AC for a car assembly company। तो एसी कार पे लगाना कोई मतलब एसेंशियल भी नहीं है, वाइटल तो है ही नहीं, डिजायरेबल आइटम है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि शौक का चीज है, ठीक है। डिजायरेबल मतलब जैसे घर का डेकोरेशन हो गया, तो वो तो शौक का चीज है, डेकोरेशन बिना के हम लोग घर पे रह नहीं सकते, बिल्कुल रह सकते, ठीक है। तो वैसे ही
जैसे यहाँ पर लिखते हैं और एक एग्जाम्पल, डेकोरेटिव आइटम्स फॉर ऑफिस। इट इज दोज पार्ट्स विच आर नीडेड बट देयर एब्सेंस फॉर, वो जरूरत तो हो सकता है किसी के लिए, बट देयर एब्सेंस फॉर इवन ए वीक और मोर ऑल्सो कैन नॉट लीड टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन बंद हो जाए ऐसा नहीं होगा। हाँ, नीड जरूर है, बाद में भी आए तो हम लोग उसको यूज कर सकते, मतलब उसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्ट प्रोडक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देंगे डिजायरेबल आइटम। तो ये हो गया हम लोग का जो बीडी था वो। ठीक है, एफएसएन भी हो गया, बीडी भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एचएमएन, हाई मीडियम लो। हाई मीडियम लो, ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहले तो हम लोगों ने ये एबीसी लास्ट क्लास ही पढ़ा था, ये पढ़ लिया। एफएसएन, वाइटल एसेंशियल रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, ये इम्पोर्टेंस के ऊपर था। ये जो है ये टर्नओवर के ऊपर है। और ये जो है ये हम लोग का अभी जो लिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री, क्या प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड कर। हाई मीडियम लो, under this system inventory is classified on the basis of cost of an individual item. Unlike ABC analysis, when stock out when stock are classified on the basis of overall value of inventory, a range of cost is used to classify the stock item into three categories. High cost, more priority for controlling, medium cost, less priority for control. Lesser priority for control। तो ये वाला समझा रहे थे। हाई मीडियम लो जो है ये नॉर्मली
प्राइस के ऊपर डिपेंड करके जो ज्यादा प्राइस वाला है उस पे प्रायोरिटी ज्यादा होगा, जो हाई कॉस्ट होगा, जो मीडियम कॉस्ट होगा उस पे लेस, और जो लो होगा उस पे एकदम कम। ठीक है, कंपेयर टू हाई एंड मीडियम लो, सबसे लो कॉस्ट वाले आइटम पे कंट्रोलिंग सबसे कम होगा। तो अंडर दिस सिस्टम इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, जैसे कि हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, लो कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम। हर एक इंडिविजुअल आइटम को हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, लो कॉस्ट के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। अनलाइक एबीसी एनालिसिस, जैसा एबीसी एनालिसिस लगभग था कि उसमें जो क्वांटिटी में ज्यादा होता है नॉर्मली उसका कॉस्ट जो है वो कम होता है। ठीक है, तो उस पे कंट्रोलिंग कम होता है। जो क्वांटिटी में कम होता है उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, उस पे कंट्रोलिंग ज्यादा होता है। व्हेन स्टॉक आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, जहां पर एबीसी एनालिसिस में भी ओवरऑल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के हिसाब से क्लासिफाई होता था, यहाँ पर भी ए रेंज ऑफ कॉस्ट इज यूज्ड। तो यहाँ पर एक रेंज यूज कर लिया जाता है। जैसे हाई मतलब कहाँ से कहाँ तक को हम लोग हाई बोलेंगे, कहाँ से कहाँ तक हुआ तो मीडियम बोलेंगे, कहाँ से कहाँ तक हुआ तो लो बोलेंगे। ठीक है, तो ये रेंज ऑफ कॉस्ट इज यूज टू क्लासिफाई द स्टॉक आइटम इनटू थ्री कैटेगरीज। तो वो ही रेंज यूज करके तीन कैटेगरी क्रिएट किया जाता है और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा। HML, जैसे हाई के लिए हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर जैसे यहाँ अगर कोई एग्जाम्पल ले, यहाँ लिखो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक्सपेंसिव मशीन पार्ट्स, एक्सपेंसिव मशीन पार्ट्स। मीडियम के लिए एग्जाम्पल अगर ले, स्टैंडर्ड टूल्स, स्टैंडर्ड्स जो टूल्स होता है मतलब जिस जो बहुत महंगा भी नहीं है बहुत सस्ता भी नहीं होता है, ऐसा एग्जाम्पल। और लोग के लिए जैसे कि नट्स बोल्ट्स। ठीक है, तो ये सब सस्ते में मिलता है। ठीक है, बंच में मिलता है नट्स बोल्ट्स, तो ये सस्ता होता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया, जस्ट समझ लें कि कुछ एग्जाम्पल। अच्छा, इसके बाद हम लोग परचेज प्राइस देंगे। परचेस प्राइस को रॉ मटेरियल जब खरीदते हैं तो जो परचेस प्राइस जिसको मार्केट कंट्रोल करता है उसको हम लोग अभी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो पे करेंगे हम लोग, और एक पेड तो करेंगे बट रिफंड हो जाएगा, बट रिफंडेबल। पॉसिबल है कि रिफंड हो जाता है, जैसे कि जीएसटी। अगर जीएसटी में हमें आईटीसी मिल रहा है यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट क्रेडिट अगर अवेलेबल है तो जो पे करते हैं उसमें से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला तो पे में आ जाता है परचेज प्राइस, फिर फ्रेट, अगर कुछ फ्रेट व्रेट देना पड़ा, फ्रेट इनवर्ड लिखो, फ्रेट इनवर्ड लेके आने का भाड़ा, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज, इंश्योरेंस, कमीशन, ब्रोकरेज।
रोड टैक्स, टोल टैक्स, पैकिंग, तो ये सब एक लिस्ट है, बट सभी क्वेश्चन में सारा चीज होगा या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ये एक नॉर्मल लिस्ट दिया है मैंने, लेकिन ये ही कोई एक लौता लिस्ट है नहीं, ठीक है। तो परचेज प्राइस तो कॉमन है, ये तो रहेगा हर एक क्वेश्चन में कि हम लोग रॉ मटेरियल खरीदने गए तो इतना परचेज प्राइस, अब उसको लेके आने का अगर कोई फ्रेट लगा है या कैरेज या कार्टेज तो वो उसके कॉस्ट में ऐड होता है। जैसे में पता है कि जब तक हम लोग खुद टू यूज नहीं करेंगे अपने रॉ मटेरियल को, तब तक उस पे लगने वाला सारा खर्चा में और रॉ मटेरियल के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐड नहीं करेंगे तो हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्टिंग सही नहीं कर पाएंगे। फिर उसके अलावा इंश्योरेंस अगर करवाया है तो उसका खर्चा, ठीक है। कमीशन देना पड़ा उस मटेरियल को खरीदने के लिए या ब्रोकरेज देना पड़ा तो उसका खर्चा ऐड करो। रोड टैक्स, टोल टैक्स पे करना पड़ा है तो उसका खर्चा भी ऐड करना पड़ेगा। और प्राइमरी पैकिंग, पैकिंग में प्राइमरी, सेकेंडरी पैकिंग जो है ये यहाँ पर नहीं ऐड होता है। सेकेंडरी पैकिंग जो है वो हम लोग बोल सकते हैं एक डिजायरेबल आइटम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी पैकिंग का मतलब चीजों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग जो पैकिंग का खर्चा करते हैं, तो वो करो या ना करो वो तो अपना मर्जी है, वो तो मार्केटिंग का चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी पैकिंग है जिसके बिना मटेरियल हम लोग जो है कैरी करके नहीं ला सकते हैं, तो जैसा जो मटेरियल होगा उस तरीके का पैकिंग बनता है। तो प्राइमरी पैकिंग अगर कुछ है तो वो भी मटेरियल के कॉस्ट में हम लोग का ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है वो हम लोग कर लेंगे, जैसे कि इलास्ट्रेशन। An invoice in respect of a consignment of chemicals A and B provides the following information। तो एक बिल दिया गया है एक केमिकल ए बी का। एक केमिकल ए 10,000 kg 10 पर kg, केमिकल बी 8,000 kg 13 पर kg। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, क्रेडिट अलाउड नहीं है। अगर क्रेडिट अलाउड नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा, मतलब वो खर्चे में चला जाएगा। रेलवे फ्रेट 3840 टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। हम लोगों को कुछ बोला है कि कैलकुलेट करके देने के लिए। अच्छा, यहाँ और भी कुछ बोल रखा है, बोल रहा है शॉर्टेज ऑफ 500 kg ऑफ केमिकल ए एंड 320 kg इन केमिकल बी इज नोटिस ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज। ये तो बोल रहा है कि नॉर्मल लॉस है 500 और 320। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल एज्यूमिंग ए प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फ्यूचर डिटोरिएशन, ठीक है। बोल रहा है कि हमें प्राइस निकाल के बताना है कि केमिकल का प्राइस कितना हो जाएगा पर केजी, और बोल रहा है कि फ्यूचर में खराब हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में हमारा डिटोरिएशन के वजह से जो लॉस होगा वो 2% है, तो उसके लिए भी अभी से प्रोविजन करके रख लो, ठीक है। और हमें कॉस्ट बताने बोला है दोनों केमिकल का अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन, पर्टिकुलर्स, परचेज प्राइस 10,000 इंटू 10, 8,000 इंटू 30। तो ये तो दिया हुआ ही है, 10,000 एट द रेट ऑफ 10 और 8,000 एट द रेट ऑफ 30। 1,04,000। कस्टम ड्यूटी ऐड हो जाएगा क्योंकि पे करना पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल। बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी जो है वो 10% है एट द रेट ऑफ, तो किसके ऊपर देना पड़ता है, कॉस्ट के ऊपर देना पड़ता है, तो जो परचेज प्राइस है उसके ऊपर देना पड़ता है। तो 10% ऑफ एट द रेट ऑफ 10% ऑफ परचेज प्राइस हो जाएगा, तो फिर 1 लाख का 10% 10,000 और 1,04,000 का 10% 10,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐड हो जाएगा रेलवे फ्रेट जो कि है 3840 इन टोटल।
रेलवे फ्रेट। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो फ्रेट जो है, अगर इसका थोड़ा बहुत हमें नॉलेज हो तो पता होना चाहिए कि फ्रेट जो है रेलवे या फिर मान लो जो ट्रक में भी चीज ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो जितना जगह ऑक्युपाई करता है उसके बेसिस पे फ्रेट लगता है। तो अब कितना जगह ऑक्युपाई करेगा, जो सामान जितना यूनिट में होगा, तो जैसे यहाँ केजी दिया है तो 10 केजी का केमिकल रहेगा, एक 8 केजी केमिकल रहेगा, तो वो जितना जगह ऑक्युपाई करेगा उसके हिसाब से फ्रेट लिया जाता है। तो फ्रेट के इस खर्चे को हमें केजी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेट का खर्चा 10:8 हो जाएगा। फ्रेट का खर्चा हमारा जितना जगह ऑक्युपाई होगा उसके ऊपर होता है। तो 10:8, 3840 को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो 3840 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18 कितना होगा बोलो? ये जो आएगा उसको हम लोग लिख देंगे टोटल कॉस्ट। टू वन थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री 213.33 इग्नोर कर दो। अब ये माइनस कर दो, 2133 माइनस कर दो 3840 1707। ठीक है, तो टोटल करने से हो जाएगा 112,133। अब ये हो जाएगा 1 1,16,107। ये तो टोटल में निकला है। हमें ईच यूनिट निकालने बोला है, मतलब पर केजी का कॉस्ट। तो पर केजी का कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? ये टोटल कॉस्ट कितने केजी का है वो अगर हम निकाल लेंगे कि ये कितने केजी का है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कॉस्ट पर केजी, जो क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है। ठीक है, तो कॉस्ट पर केजी निकाल सकते हैं। कॉस्ट पर केजी कैसे हो जाएगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके। ठीक है, तो अब क्वांटिटी पता करना पड़ेगा। तो वैसे तो हमें दिख रहा है कि हम लोगों ने कितने कितने क्वांटिटी में खरीदा है, 10,000 और 8,000, लेकिन नीचे हमें एक नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट बोला है कि नॉर्मल लॉस है दोनों में, और प्रोविजन भी करने बोला है। तो उसके हिसाब से हमारा क्वांटिटी का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर लेते वर्किंग नोट नंबर 1, केमिकल ए, केमिकल बी, क्वांटिटी। शॉर्टेज 500 और 320। तो नॉर्मल लॉस को हम लोग क्वांटिटी से लेस कर सकते हैं। क्वांटिटी से लेस करने का मतलब है हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोगों ने 10,000 केजी खरीदा था, बट 500 लॉस हो गया, तो 9,500 केजी हमारे पास आया, जिसके लिए हमें कॉस्ट बेयर करना पड़ा 1 लाख। पहले हम लोग बोल रहे थे 10,000 के लिए इतना कॉस्ट बेयर करना पड़ा, लेकिन नॉर्मल लॉस देखते हुए हम लोग बोलेंगे कि हमें 9,500 के लिए इतना कॉस्ट बेयर करना पड़ा। तो अगर देखोगे तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 करोगे 10 आता है, जबकि 1 लाख डिवाइडेड बाई 9,500 करोगे तो जो भी आएगा वो 10 से ज्यादा आएगा। दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 10.52। तो कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ने से सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा, बट नॉर्मल लॉस के वजह से कॉस्ट को इंक्रीज करना अलाउड होता है, क्योंकि नॉर्मल लॉस बिजनेस में सभी का होता है। तो इसीलिए कस्टमर के ऊपर हम लोग वो मतलब कस्टमर से वो रिकवर करने के लिए कॉस्ट के ऊपर वो एड ऑन कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस हुआ तो नहीं बढ़ा सकते, तो ये हम लोग का अलाउड होता है। तो यहाँ पर हो गया 8, ये हो जाएगा 6, और ये हो गया 7,680। तो इतना। अब इसके अलावा भी हमें प्रोविजन भी करना है फ्यूचर के लिए, प्रोविजन, क्योंकि हमारा डिटोरिएशन होगा इसके वजह से। तो प्रोविजन करते हैं, जैसे डेटर में प्रोविजन करते हैं, तो हम लोग ये मानते हैं ना कि फ्यूचर में मुझे इतना पैसा रिकवर नहीं होगा, वैसे ही हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं
प्रोविजन जो है वो 2% फ्यूचर डिटोरिएशन के लिए जो कर रहे हैं उसके वजह से हमारा स्टॉक का क्वांटिटी और भी कम हो जाएगा। तो 9,500 का 2% कितना होगा और इसका 2% कितना होगा? 190, और ये वाला 153.6, माइनस 7,526.4. तो ये हो गया। तो ये क्वांटिटी ओवरऑल हम लोग का निकल के आया, इस क्वांटिटी का यूज करना। अब पर केजी का निकालना पड़ेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। 1 लाख हम इधर वाला करें, इधर वाला करें। ये वाला तीन पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इलास्ट्रेशन तो क्या होगा? इलास्ट्रेशन 2 में बोला है कि एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर A32 बी एंटर्ड इन स्टोर लेजर। तो बोल रहे स्टोर लेजर में जब हम लोग इस मटेरियल को एंटर करेंगे तो कौन से प्राइस में करेंगे? द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर। अगर सप्लायर से हमें इनवॉइस में ये सब डिटेल्स मिला, 200 यूनिट पार्ट नंबर A32 एट द रेट ऑफ 5 लेस 20% डिस्काउंट। फिर ये आ गया डिस्काउंट देने के बाद जीएसटी 12%, तो 96 इतना। पैकिंग चार्जेस 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस। तो पैकिंग चार्जेस जो लगा है, रिटर्नेबल बॉक्सेस नहीं है, नॉन रिटर्नेबल है। तो ये टोटल बोल रहा है ए 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर अगर पेमेंट हो जाए तो फिर 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स सब्सटेनिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी आर इनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर जीएसटी का इनपुट क्रेडिट लेना है तो ले सकते हो, बट सफिशिएंट डॉक्यूमेंट होगा तो मिल जाएगा, ऐसा बोला है। ठीक है, तो फिर ये सब डिटेल्स के साथ अगर हम लोग देखें तो हमें अपने इसमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब जो स्टोर लेजर है, उसमें कितने से इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो परचेज प्राइस है वो तो रिकॉर्डेड होगा ही होगा। परचेज प्राइस 200 इंटू 5, 1000 लेस 20% डिस्काउंट। तो 1000 रुपीज पे 20% का डिस्काउंट, 200, 800, ये हो गया नेट परचेज प्राइस। ठीक है, अच्छा अब और क्या लगेगा? बोल रहा है जीएसटी का तो क्रेडिट मिल जाएगा, तो फिर जीएसटी ऐड करने का कोई मतलब नहीं। पैकिंग चार्जेस क्योंकि नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस है तो वो ऐड करें।
50 तो 850 इतना हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट परचेस कितना है? नंबर ऑफ यूनिट परचेस है 200। तो पर यूनिट कॉस्ट कितना हो जाएगा? 850/200 कितना होगा? 4.25. 4.25 पर यूनिट। अच्छा, अब बाकी दो जो डेटा हम लोगों ने लिया, नहीं, एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला कैलकुलेशन हम लोगों ने टैक्स का नहीं दिखाया जीएसटी का, क्योंकि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो फिर क्यों हम लोग वो दिखाए? ठीक है, तो लिख देते हैं ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर GST paid, so not added with परचेज प्राइस। ठीक है, पहला थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, एग्जाम में जब लिखोगे पूरा लिखना पड़ेगा। और एक था कि कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट अगर अर्ली पेमेंट करते हैं 30 डेज के अंदर तो हमें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, मतलब जब अपना वैल्यूएशन करते हैं मटेरियल का, तो इसको हम लोग फाइनेंस चार्ज मानेंगे। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट यहाँ पर नहीं आएगा, बता देते हैं। और एक बार लिख लेते पहले, कैश डिस्काउंट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ material as it is treated as interest and finance charge। तो कैश डिस्काउंट जो है वो हम लोग कभी भी स्टॉक का कैलकुलेशन वैल्यूएशन जब करते हैं कि मेरा स्टॉक कितने का पड़ा, तो उसमें कैश डिस्काउंट कभी भी हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हमें जो है डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज हमारा इंटरेस्ट या फिर फाइनेंस चार्ज के अंदर आ जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज के अंदर आता है, क्योंकि अगर तुम लोग कभी कंपनी अकाउंट्स किए हो जब, ठीक है, तो वहाँ एक्सपेंसेस में आता है ना हम लोग का CPC EFD हो। तो C मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, P मतलब होता है परचेज ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो परचेज ऑफ स्टॉक में थोड़ी ना डिस्काउंट वगैरह काउंट होता है। परचेज ऑफ स्टॉक जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वहां पर परचेज करने का प्राइस अगर कुछ रिटर्न हो गया स्टॉक, वो दिखाते हैं नेट परचेज। ठीक है, तो परचेज प्राइस, ठीक है, ये हो गया CPC। सी का मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, CPC। ई का मतलब इम्प्लॉय बेनिफिट। एफ का मतलब फाइनेंस चार्जेस। CPC EFD डेप्रिसिएशन। ओ मतलब अदर हो जाता है। ठीक है, तो कैश का डिस्काउंट जो हमें मिलेगा उसको हम लोग इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस में काउंट करेंगे, इसीलिए ये वाला हम लोग का यहाँ पर कैलकुलेशन में नहीं आया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? तो अभी देखो हम लोगों ने आज जो है यहाँ से इलास्ट्रेशन 1 ये लिख देंगे, क्योंकि एक जगह पे हम लिख रहे थे लास्ट क्लास में कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो इलास्ट्रेशन 1 2 3 हो गया था, तो ये 1 2 लिख देते जहाँ पर वन तो 1 2 3 4 5 6 हो गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और इधर से 10 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 वाला ही हम लोग को चाहिए, 7 वाला ही निकलता है। तो 7 वाले में बोल रहा है मेसर्स टायरो ट्यूब्स
ट्रेडर्स इन फोर व्हीलर टायर्स एंड ट्यूब्स। तो ये लोग फोर व्हीलर टायर्स और ट्यूब का बिजनेस करते हैं। इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल। बोल रहा है हर तरीके के व्हीकल का जितने तरीके का टायर्स होता है ऑलमोस्ट सभी तरीके के चीजों को सफिशिएंटली वो स्टॉक करके रखते हैं। मतलब जरूरत पड़े तो कस्टमर को दे पाए, ऐसा ना बोलना पड़े कि भाई मेरे पास नहीं है, अभी नहीं दे सकते। ठीक है। In year ended 2022-23, the report of sales manager revealed that Macy's Tire experienced stock out of tires. But 2022-23 का रिपोर्ट बोल रहा है सेल्स मैनेजर का कि इनका भी स्टॉक आउट टायर्स का हुआ था। ठीक है। अब कैसा स्टॉक आउट हुआ था देखो, बोल रहा है कि 100 टायर स्टॉक आउट हो गया, ऐसा 2 बार हुआ था। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्टॉक आउट 80 टायर स्टॉक आउट हो गया, ऐसा 5 बार हुआ था। 50 टायर स्टॉक आउट ऐसा 10 बार। 20 टायर स्टॉक आउट ऐसा 20 टाइम्स। 10 टायर स्टॉक आउट ऐसे 30 टाइम्स। और 0 टायर स्टॉक आउट हुआ ऐसा 33 टाइम्स हुआ। मतलब 33 टाइम्स ऐसा है कि जब इन्होंने कस्टमर्स को घुमाया नहीं, मतलब चले जाओ नहीं दे पाएंगे, मतलब नहीं दे पाएंगे, मेरे पास नहीं है, कहीं और से ले लीजिए, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं पड़ा। ऐसा 33 टाइम्स हुआ। मेसर्स टायरोटिव लॉसेस 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट बोल रहा है। अब देखो स्टॉक आउट होगा तो लॉस तो होगा ना। फाइनेंशियल लॉस क्या है? जो पैसा मिल सकता था बेच के वो नहीं मिला। एक नॉन फाइनेंशियल लॉस भी होता है जो कि रेपुटेशन डाउन होता है, क्योंकि अगर किसी दुकान में उसका स्टॉक अवेलेबल ना हो जब कस्टमर को जरूरत हो, तो फिर कस्टमर को लगता है वहां जाके क्या फायदा, हमेशा ही तो स्टॉक आउट रहता है, क्यों जाए। तो ये गुडविल पे भी इम्पैक्ट आता है। तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दो तरीके का इश्यूज हो जाता है। जैसे फाइनेंशियल तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, दैट इज 150 यूनिट पर यूनिट करके जो है लॉस हुआ है। एंड स्पेंड्स 50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंटरी। लेकिन अगर स्टॉक आउट से बचाना है तो फिर स्टॉक रखना पड़ता है। तो अगर स्टॉक रखते हैं तो एक एक यूनिट को स्टॉक करने के लिए, कैरी करने के लिए 50 रुपीज करके खर्चा करना पड़ता है। डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल। तो हमें बोला है कि सेफेस्ट स्टॉक लेवल डिटरमाइन करके बताओ। सेफेस्ट स्टॉक लेवल का मतलब है कि देखो जब हम लोग अगर मटेरियल को स्टॉक करके रखते हैं, मतलब मेरे कहने का है कि अगर हम लोग चाहते नहीं है कि हमारा स्टॉक आउट हो, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट क्या होगा ना, बढ़ेगा। ठीक है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमें स्टॉक करके जो है टायर्स रखना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। तो क्या होगा कि हम लोग का जो सेफ्टी स्टॉक है, सेफ्टी स्टॉक हम लोग जितना ज्यादा रखेंगे कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। सेफ्टी स्टॉक अगर हमारे पास डाउन चलेगा तो हमारा कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है। अब लेकिन सिर्फ कैरिंग कॉस्ट को देखने से तो होगा नहीं। मुझे अपना बिजनेस को अगर सही तरीके से चलाना है तो मुझे सेफ्टी स्टॉक का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। मुझे सेफ्टी स्टॉक रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है हम बिजनेस कैसे करेंगे। तो मेरा स्टॉक आउट बार बार होना तो कोई अच्छा चीज नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब सेफ्टी स्टॉक जो है, सेफ्टी स्टॉक जो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और होगा कि ये जो स्टॉक आउट होने पे जो लॉस हो रहा है, ठीक है, स्टॉक आउट होने पे जो लॉस हो रहा है ये मेरा कम हो सकता है। स्टॉक आउट चार्जेस मेरा कम हो सकता है, लेकिन मेरा कैरिंग कॉस्ट उसमें बढ़ जाएगा। और मेरा स्टॉक आउट चार्जेस अगर हम बढ़ा लेते हैं तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इस केस में ऐसा होता है, जैसे देखो यूके में क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है। यहाँ भी वैसा ही है। अगर हम ये 150 रुपए का लॉस बचाने का सोचे तो मुझे स्टॉक करके रखना पड़ेगा। तो मेरा स्टॉक का कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कैरिंग कॉस्ट जो है मेरा, सॉरी, स्टॉक का ये जो 150 रुपए अगर मेरा बढ़ता जाए, ठीक है, मतलब अगर हम कस्टमर को घुमाते जाए भाई मेरे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो मेरा एक एक नहीं देने पे 150 रुपए का लॉस है। ठीक है। ये लॉस जितना बढ़ रहा है तो ये इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि मेरे पास सेफ्टी स्टॉक नहीं है। तो अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो कैरिंग कॉस्ट कम, क्योंकि रखने का खर्चा कम। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा कुछ देखना है कि जहां पर ये चार्जेस और ये चार्जेस एक हो, करीब करीब एक हो, तो ऑप्टिमम हो सकता है। ठीक है। ऑप्टिमम का मतलब जो है कि मेरा दोनों ही खर्चा जो है एक दूसरे के जो अपोजिट काम कर रहा है वो कौन से लेवल पे वो एक दूसरे के साथ बराबर पे चलेगा। ठीक है। तो मेरा ऐसा होना चाहिए कि मेरा स्टॉक आउट कॉस्ट भी ज्यादा ना हो, मेरा कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा ना हो। ठीक है। तब जाके हम, वही मेरा ऑप्टिमम स्टॉक लेवल आएगा। ठीक है, वही मेरा ऑप्टिमम स्टॉक लेवल होगा। अब इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, तो देखो इस चीज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या डेटा चाहिए होगा। तो देखो स्टॉक आउट बता दिया। अब देखो स्टॉक आउट का जो है ना उसका कोई गारंटी नहीं है कि इतना ही होगा। ठीक है, उसका चांसेस होता है।
कि देखो 0 टाइम स्टॉक आउट हो इसका चांसेस है 33। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का डेटा देखे हम चांसेस बोल रहे हैं, इस साल भी इतना ही हुआ ऐसा जरूरी तो नहीं है। ठीक है, तो ये चांसेस होता है, चांसेस को मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन पे हमें प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन करते हैं, तो ये यहाँ इलस्ट्रेशन 7 भी ऐड ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट मतलब चांसेस, क्योंकि स्टॉक आउट का चांसेस होता है, गारंटी कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरे पास अगर 2 टायर पड़े हुए तो उसको रखने का खर्चा कितना है वो मुझे पता है। एक टायर का अगर 50 रुपए है तो 2 का 100 रुपए, ये फिक्स्ड है। लेकिन कैरिंग कॉस्ट फिक्स्ड है, लेकिन स्टॉक आउट का जो कॉस्ट है मतलब मेरा 150 रुपए का लॉस होगा कि नहीं होगा, वो तो कस्टमर के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है ना। कि डिमांड अगर ऐसा हुआ कि 100 टायर का डिमांड है मार्केट में और मेरे पास 100 टायर नहीं है, तो जाके मेरा स्टॉक आउट कंडीशन होगा और 150 रुपए का लॉस दिखेगा। ठीक है, तो वो चांसेस है। बट मेरा जितना स्टॉक हम रख रहे हैं कैरिंग कॉस्ट तो मेरा फिक्स्ड है, उसमें कोई चांसेस नहीं है कि कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्टॉक आउट यूनिट। स्टॉक आउट यूनिट कितना कितना है, तो स्टॉक आउट यूनिट है 100, 80, 50, 20, 10 और 0। 100, 80, 50, 20, 10 और 0। नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम है 2, 5, 10, 20, 30, 33। तो ये टोटल हो जाएगा देखो 5 + 2 7, 7 और ये हो गया 7 + 33 40, 30, 70, 80, 90, 10, 100। ठीक है, अच्छा अब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, स्टॉक आउट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले वाले केस में देखो, अगर मेरा ये जो नंबर ऑफ आइटम है ये हम लोगों ने क्या लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्टॉक आउट, नंबर ऑफ टाइम्स होगा आइटम, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्टॉक आउट। ठीक है, तो 100 आइटम मेरे पास है। ठीक है, और 2 बार स्टॉक आउट हो जाए, नंबर ऑफ आइटम ऑफ स्टॉक आउट जो है 100 टायर का मार्केट में डिमांड आया, हम लोग वो फुलफिल नहीं कर पाए, ऐसा 2 बार हुआ था। ठीक है, तो फिर चांसेस कितना हो गया उसके बेसिस पे अगर देखें तो चांसेस हो जाएगा 0.02, 0.02 यानी 2%। ठीक है, अच्छा हमारे पास 80 टायर स्टॉक आउट हो गया था, ऐसा 5 बार हुआ, तो 5 ÷ 80 इंटू 5 ÷ 80। ये टोटल 100 है। अच्छा प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो 5 ÷ 100 इंटू मतलब 0.05 बताते हैं, 5 ÷ 1। देखो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है पता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। कोई भी हम लोग इवेंट को अगर चेक कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम लोग का टायर कितना बार स्टॉक आउट हुआ। तो
टोटल पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो हम लोग का मैक्सिमम कितना बार ऐसा हो सकता है कि स्टॉक आउट हो गया, तो ये सब मिला के आ गया 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया 100। अब इसमें से मुझे अगर ये पता करना है कि मेरा 100 टायर स्टॉक आउट हो गया, तो ऐसा कितना बार हुआ है? ऐसा 2 बार हुआ है, तो फेवरेबल केस 2 बार, 2/100, ठीक है। अगर 80 टायर स्टॉक आउट हुआ है, ऐसा कितना बार हुआ है? 5 बार हुआ है, तो 5/100। इस तरीके से हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 5%। फिर 10/100, तो 0.10, 10%। 20/100, 0.20 यानी कि 20%। 30/100, 0.30 यानी कि 30%। और 0.33 हो जाएगा, 33/100 यानी कि 33%, ठीक है। तो 100 टायर्स जो है स्टॉक आउट हो जाएगा, इसका चांसेस है 0.2, मतलब 2% चांसेस है। 80 टायर स्टॉक आउट हो जाएगा 5%, 50 10%, 20 20%, ठीक है। 10 का 30%, और 0 टायर स्टॉक आउट हो जाए, ऐसा चांसेस जो है 33% है, ठीक है। ये बोला। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक कौन सा होगा। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक। तो ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक में हमें क्या निकालना पड़ेगा? जहां पर हम लोग का कैरिंग कॉस्ट और जो है स्टॉक आउट कॉस्ट, दोनों जो है हम लोग का इक्वल हो, लगभग इक्वल हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? कॉलम एक तो लिखेंगे सेफ्टी स्टॉक लेवल, स्टॉक आउट प्रोबेबिलिटी, स्टॉक आउट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, और टोटल। तो ये टोटल कॉस्ट जिसमें सबसे कम होगा, वही हम लोग का ऑप्टिमम या सेफेस्ट स्टॉक होगा, ठीक है। तो सेफ्टी स्टॉक लेवल, ठीक है। तो हम लोग का सेफ्टी स्टॉक लेवल क्या क्या है? तो सेफ्टी स्टॉक लेवल है हम लोग का 180, 180, 50। तो पहले देखो समझ लेते हैं, एक एक करके करते हैं। तो अगर मैंने सेफ्टी स्टॉक में 100 स्टॉक रखा है, ठीक है, 100 स्टॉक स्टॉक आउट हो जाए, ठीक है, ऐसा चांसेस क्या है? तो देखो, मैंने सेफ्टी स्टॉक अगर 100 रखा है, ये स्टॉक आउट लिखा है, ठीक है। मैंने आंसर में वैसा नहीं लिखा, मैंने लिखा है कि मेरे पास अगर सेफ्टी स्टॉक 100 है, ठीक है, तो अगर मेरा स्टॉक आउट ऑफ टायर्स फिर क्या हो जाएगा? देखो, अगर मेरे पास 100 स्टॉक है, क्योंकि मैक्सिमम मेरा स्टॉक आउट तो 100 दिखा रहा है, ठीक है, इससे ज्यादा तो दिखा नहीं रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा 100 स्टॉक मेरे पास, 100 टायर मेरे पास स्टॉक में नहीं था, लेकिन बोल रहा है कि मेरे पास अगर 100 स्टॉक टायर में 100 टायर स्टॉक में है, तो मेरा स्टॉक आउट क्या होगा? 0 टाइम होगा, ठीक है। स्टॉक आउट ऑफ टायर 0 हो जाएगा, क्योंकि मेरा मैक्सिमम डिमांड तो 100 है, तो स्टॉक आउट ऑफ टायर 0 टाइम हो जाएगा। तो स्टॉक आउट ऑफ टायर 0 टाइम हो जाए, इसका चांसेस कितना है? 0.33, ठीक है, इसका चांसेस है 0.33। तो प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे 0.3, ठीक है। तो अगर मेरा स्टॉक आउट ही नहीं होगा, तो स्टॉक आउट कॉस्ट भी नहीं होगा, ठीक है, और ना ही तो एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट होगा। और हाँ, अगर हम लोग स्टॉक आउट नहीं होने दे रहे, इसका मतलब स्टॉक में सामान रख रहे हैं, तो 100 टायर रखना पड़ेगा, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है हम लोग का 50 करके, तो यहाँ पर लिखेंगे @50। तो ये हो जाएगा 50, यानी कि
5000 और ये टोटल में भी आ जाएगा 5000। ठीक है, फिर से सेकंड देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेफ्टी स्टॉक, देखो मेरा स्टॉक आउट क्या हो सकता है, मेरा स्टॉक आउट 100 हो सकता है, फिर इसके बाद मेरा स्टॉक आउट हो जाए ऐसा 80 हो सकता है। तो 80 टायर स्टॉक आउट ना हो जाए इसके लिए हम सेफ्टी स्टॉक में 80 स्टॉक रखेंगे। ठीक है, अगर हम 80 स्टॉक रखते हैं तो मेरा स्टॉक आउट कितना हो सकता है 20, क्योंकि मेरा मैक्सिमम डिमांड तो 100 है ना, क्योंकि मेरा यहाँ 100 ही दिया है मैक्सिमम। तो अगर हम 80 स्टॉक में रखेंगे तो मेरा स्टॉक आउट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 20 टायर हो सकता है। और 20 टायर स्टॉक आउट हो जाए इसका चांसेस कितना है, तो देखो 20 टायर स्टॉक आउट हो जाए इसका चांसेस है 0.20 या 2%। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.20। ठीक है, अब स्टॉक आउट हो रहा है तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितना है, स्टॉक आउट कॉस्ट है @150 करके। तो स्टॉक आउट कॉस्ट है @150 करके। ठीक है, तो अगर स्टॉक आउट कॉस्ट निकालेंगे तो 20 टायर्स का 150 करके कॉस्ट कितना आ जाएगा, 20 टायर्स का 150 करके स्टॉक कॉस्ट आ जाएगा 3000। लेकिन इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, तो 3000 का एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा, मतलब ये तो ओवरऑल है। ठीक है, लेकिन मुझे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो इसका चांसेस जो है वो है 20%। तो 20% के हिसाब से यहाँ कॉस्ट आ जाएगा 60। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, मुझे 20 स्टॉक कैरी करना पड़ेगा 50 रुपए करके, तो ये हो जाएगा, सॉरी, स्टॉक आउट 80 स्टॉक कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि हम सेफ्टी स्टॉक 80 रख रहे हैं, इंटू 50 करके यहाँ पर हो जाएगा 4000। तो टोटल हो गया 4000 + 60, 4060 रुपए। ठीक है, अच्छा फिर 600 600, 3000 तो 0.02 होगा। ओ अच्छा, सॉरी, मैंने ये गलती लगा दिया, ये वाला 0.02 होगा, बताते जी। यहाँ पर पहले लिख लो 0.02 यानी 60 होगा। गलती क्या हो गया है देखो, यहाँ पर अगर हम स्टॉक आउट 20 होगा, सेफ्टी स्टॉक में हम लोग 80 रख रहे हैं, तो फिर स्टॉक आउट जो है वो मेरा 20 होगा। अगर हम सेफ्टी स्टॉक में 80 यूनिट रख रहे हैं, ऐसा कितना बार हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा देखो हम लोग का यहाँ पर देखो, ये मतलब इसको कैसे समझा, इसको मुझे ऐसे बताना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग सेफ्टी स्टॉक 100 रख रहे हैं तो मेरा स्टॉक आउट 0 होगा, तो स्टॉक आउट 0 होगा इसका चांसेस है 0.33। ठीक है, अच्छा अगर हम 80 स्टॉक सेफ्टी में रख रहे हैं तो मेरा स्टॉक आउट होगा 20 यूनिट्स। ठीक है, तो स्टॉक आउट होगा 20 यूनिट्स, इसका चांसेस तो फिर होगा परसेंट हो जाएगा, उसको बढ़ जाएगा। 20 स्टॉक आउट हो जाए, 50 स्टॉक लेगा, स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी, स्टॉक आउट कॉस्ट, ये सब तो सही लिखा है। तो ये कैलकुलेशन में मेरे 0.0 सेफ्टी स्टॉक लेवल 80, सेफ्टी स्टॉक लेवल अगर हम लोग 80 कर दें तो मेरा स्टॉक आउट नहीं होता। अगर हम सेफ्टी स्टॉक लेवल 80 कर दे तो मेरा 20 टायर ही स्टॉक आउट हो सकता है। स्टॉक आउट तो इसको समझने में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक एक और करते हैं, ये ऐसे ही होगा। ठीक है, ये गलत नहीं है, बट ये 0.02 तो मुझे क्लियरली बताना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, बताते हैं।
थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो गया है। दूसरा वाला, थर्ड वाला करते तब शायद थोड़ा क्लियर हो जाए, तो वो भी बता देते हैं। स्टॉक आउट ऑफ टायर्स 50, ठीक है। तो अगर मेरा 50 टायर्स स्टॉक आउट, अगर हम सेफ्टी लेवल में 50 टायर्स रख लेंगे, ठीक है, तो मेरा स्टॉक आउट जो है वो कितना टायर हो सकता है, देखो, क्योंकि मेरा मैक्सिमम डिमांड तो मार्केट में 100 का है, ठीक है। तो मैंने सेफ्टी स्टॉक के हिसाब से अगर 50 टायर्स रखा है, तो मेरा स्टॉक आउट कितना हो सकता है। मेरा अभी मार्केट में डिमांड कितना है, 100 और 80, ठीक है, 100 और 80 हो जाएगा। तो अगर हम 50 टायर सेफ्टी स्टॉक में रख रहे हैं, तो मेरा डिमांड अगर मार्केट में 100 टायर का है, तो मेरा कितना स्टॉक आउट हो सकता है, 50 टायर। और अगर 80 का है, तो मेरा कितना टायर स्टॉक आउट हो सकता है, 30 टायर स्टॉक आउट हो सकता है। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो मेरा 50 सेफ्टी स्टॉक लेवल अगर है, तो मेरा 50 सेफ्टी स्टॉक लेके, मतलब अगर हम 50 टायर स्टॉक आउट होने से रोक ले, ठीक है, तो मुझे 50 टायर जो है सेफ्टी स्टॉक के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो अगर हम 50 टायर स्टॉक आउट होने से रोके, ठीक है, तो उसका चांसेस क्या हो जाएगा। तो अगर हम 50 टायर स्टॉक आउट होने से रोके और 30 टायर स्टॉक आउट होने से रोके, 0.05, सर डिमांड के ऊपर मुझे सोचना पड़ेगा। अगर 100 डिमांड पे रहा तो क्या होगा, और 80 डिमांड पे रहा तो क्या होगा। तो 0.02 और 0.05 हमारा, ठीक है, 0.02 और 0.05, ठीक है। देखो बता देते फिर से एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ, तो स्टॉक आउट लिखा, नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार होगा, प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, स्टॉक आउट होगा। फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि अगर हम ये वाला चीज ऑकर नहीं होने देना चाहते हैं, कि मेरा 100 टाइम स्टॉक आउट हो, ये अगर हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे सेफ्टी स्टॉक में 100 यूनिट स्टॉक ही रखना पड़ेगा। तो मेरा स्टॉक आउट कंडीशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक आउट 0 कब होगा, स्टॉक आउट 0 कब होगा, जब मेरा मार्केट में डिमांड जो है, देखो अगर मेरा मार्केट में 100 से कम टायर का जो है डिमांड हुआ, ठीक है, तो फिर यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक मेरा 100 अगर रख रहे हैं, तो मेरा कोई स्टॉक आउट नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा अगर कोई स्टॉक आउट नहीं हुआ, तो उसका चांसेस क्या है, तो मेरा कोई स्टॉक आउट नहीं हुआ, अगर हम 100 स्टॉक रखेंगे, तो स्टॉक आउट मेरा 0 होगा, ठीक है। तो उसका चांसेस हो जाएगा 33%। ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो स्टॉक आउट कॉस्ट कुछ नहीं लग रहा है, एक्सपेक्टेड भी फिर नहीं निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा रखने का 100 टायर का 50 रुपए करके, इतना। फिर नेक्स्ट वाले से थोड़ा समझने वाला पॉइंट आ जाता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम 80 टायर सेफ्टी स्टॉक में रखें, ठीक है, तो 80 टायर को रखने का खर्चा इतना हो जाएगा। अब 80 टायर को स्टॉक में रखने का मतलब है कि मेरा स्टॉक आउट मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो 80 टायर्स अगर हम स्टॉक में रखेंगे, ठीक है, 80 टायर्स अगर हम स्टॉक में रखेंगे, मुझे ऐसे करके कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम 80 टायर्स एज ए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, तो मेरा जब बाकी ये 50 20 10 और 0 ये सारे डिमांड जब होंगे, तो मेरा स्टॉक आउट नहीं होगा। बस मेरा स्टॉक आउट एक ही बार हो सकता है, जब 100 टायर का मार्केट में डिमांड आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा स्टॉक आउट कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा स्टॉक आउट 20 यूनिट हो जाएगा। और ये 20 यूनिट स्टॉक आउट होगा कब, जब मेरा मार्केट में 100 टायर का डिमांड होगा। और इसका चांसेस क्या है, तो मार्केट में 100 टायर का डिमांड हो जाए, इसका चांसेस है, ये देखो, 100 टायर का डिमांड हो और मेरा स्टॉक आउट हो जाए, इसका चांसेस है 0.02, इसीलिए यहाँ पर 0.02 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये वाला डेटा 0.02 से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये वाला भी बताते, फिर समझ में आएगा। जैसे अगर मैंने 50 सेफ्टी स्टॉक रख लिया है, ठीक है, मैंने अगर 50 सेफ्टी स्टॉक रख लिया है, हम नहीं चाहते हैं कि मेरा ये सिचुएशन हो, तो फिर मेरा स्टॉक आउट कब हो सकता है, मार्केट में अगर 100 टायर का डिमांड हुआ, मार्केट में अगर 80 टायर का डिमांड हुआ, ठीक है, तो मेरा स्टॉक आउट हो सकता है एक केस में 50, ये वाले केस में हो सकता है 50, और ये वाले केस में हो सकता है 30। तो मेरा 50 और 30 का स्टॉक आउट हो सकता है।
तो ये कब होगा? जब मार्केट में 100 टायर का डिमांड होगा जिसका चांसेस है 0.02, और 80 टायर का डिमांड होगा जिसका चांसेस है हम लोग का 0.05। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे करके हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितना हो जाएगा 150 करके, तो 50 इंटू 150, तो ये हो जाएगा 7500, और 30 इंटू 150, तो ये हो जाएगा 4500। ठीक है, और एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट कितना होगा? एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 7500 का 0.02, 7500 इंटू 0.02, और 4500 इंटू 0.05। देखो कितना अच्छा। तो this one 7500 150, और ये वाला 225 225। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो मुझे कितना स्टॉक कैरी करना पड़ेगा? 50, और इधर हो जाएगा, देखो 50 और 30 अलग अलग जरूर लिखा है, लेकिन ये तो कैलकुलेशन के लिए। तो मैक्सिमम मुझे कितना इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा? मैक्सिमम 50। 50 और 30 वो तो अलग अलग डिमांड के हिसाब से दिखा है, ये कैलकुलेशन अलग है, लेकिन स्टॉक जो है वो हमें कैरी कितना करना पड़ेगा? 50 यूनिट ही करना पड़ेगा। 50 यूनिट 50 करके हो जाएगा 2500। तो टोटल कितना हो गया? 2500 प्लस ये सारा चीज एड ऑन करके 150 प्लस 225, 150 225 प्लस 2500, 2875, ये हो जाए। ठीक है, अब सेम तरीके से फिर अगर हम लोग ये वाला जाए, ये 20 वाला। ठीक है, तो अगर ये 20 वाला समझते हैं, फिर से समझो। 20 वाले केस में क्या होगा? हम लोग का स्टॉक आउट कब हो सकता है? जब हमारा 100 डिमांड होगा, 80 डिमांड होगा, या 50 डिमांड होगा। तो 100 डिमांड होने पे 80, 80 डिमांड होने पे 20, 50 डिमांड होने पे 30। ठीक है, तो ये डेटा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20, 20, 80, 80, 60, 30, 80, 60, 30। ठीक है, तो मुझे इतना इतना जो है रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 20 यूनिट्स, अगर हम 20 यूनिट सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, उसके बाद भी मेरा स्टॉक आउट इतने इतने यूनिट का हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम 20 यूनिट्स सेफ्टी स्टॉक रखें उसके बाद अगर मेरा ये 3 बार स्टॉक आउट हो सकता है, तो उसका होने का चांसेस 2/100, 5/100, 10/100, मतलब 0.02, 0.05, 0.01, 0.02, 0.05 और 0.10 आ रहा है। देखिए, ठीक है, 0.02, 0.05, 0.10। ठीक है, तो अब ये चांसेस कितना हो जाएगा? तो अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80 इंटू 0.02, 60 इंटू 0.05, 30 इंटू 80 into 0.10। 150 होगा 150 से मल्टीप्लाई होगा ना हाँ, ये सब 150, ये इधर वाला कॉलम। ये तो हम लोग का टोटल है, फिर एक्सपेक्टेड निकालें। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा, ये तो 9000 हो रहा है, 15 3 45, और ये हो जाएगा 12। 1200 अच्छा, अब ये 12,000 इंटू इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा? 0.02। एक ही बार में कर देते, 12,000 इंटू 0.02, तो 40 240, फिर 450, ये भी 450, और कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, मुझे मैक्सिमम 80 टायर्स कैरी करना पड़ेगा। 80 इंटू, सॉरी 80 नहीं,
सेफ्टी स्टॉक कितने का है 20, 20 इंटू कितना हो जाएगा 50, तो 1000, तो 1000 प्लस 450, 450 मतलब 900, 900 और 240, 11, 1140, 1140 मतलब 2140। इसके बाद अगर हम लोग 10 टायर्स को एज ए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, उसके बाद भी स्टॉक आउट कितना हो जाएगा 90, 70, 40, 10, 90, 70, 40 और 10, ठीक है। तो 90 स्टॉक आउट कब होगा, जब 100 का डिमांड होगा, 100 का डिमांड हो उसका चांसेस क्या है 0.02, 80 का डिमांड हो 0.05, 0.10, 0.20, ठीक है। तो 0.20, 0.05, 0.10, 0.20, ठीक है। तो 90 इंटू 150, 70 इंटू 150, 40 इंटू 150 और 10 इंटू 150 कितना हो जाएगा 6000, ये वाला ये हो गया 1503, 10,500 और ये हो जाएगा कितना, ये देखो 13,500. ये 600 हो रहा है, बाकी सब देखना, ये 300 हो जाएगा, 270. कितना होगा 270, ये वाला उसके 525. 5 to 5, 270 plus 5 to 5 कितना होगा 270 plus 5 to 5 plus 600 plus 300, 1695 और इसमें ऐड हो जाएगा 90 इंटू, सॉरी 10 इंटू 5, 2195, 2195। और एक बार होगा लेकिन यहाँ पेज नेक्स्ट पेज में अगर हम सेफ्टी स्टॉक में जीरो रखते हैं, इस कंडीशन को खत्म करने के लिए कि मेरा जीरो स्टॉक आउट हो, तो मुझे सेफ्टी स्टॉक में जीरो रखना पड़ेगा। तो फिर मेरा स्टॉक आउट क्या हो सकता है, देखो मेरा अगर हम सेफ्टी स्टॉक कुछ ना रखे तो मार्केट में अगर 100 टायर का डिमांड हुआ तो 100 टायर स्टॉक आउट हो सकता है, 80 हुआ तो 80 हो सकता है, ये जो दिया हुआ उसके हिसाब से 50, 20, 10, 50, 20 और 10 ऐसा हो सकता है। तो 100 का 100 टायर का ही डिमांड आ जाए ऐसा चांसेस है 0.02, फिर है 0.05, फिर है 0.1, फिर है 0.2, फिर है 0.3, ठीक है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो 100 इंटू 150, 80 इंटू 150, 50 इंटू 150, 20 इंटू 150, 10 इंटू 150, तो कितना हो जाएगा 15,000। ये हो गया 7500, ये 3000 और ये हो जाएगा 1500 और उसका कैलकुलेशन होता है 1200. 15,000 इंटू 0.0, 12,000 इंटू 0.05, 7500 इंटू 0.1, 3000 इंटू 0.1, 1500 इंटू 0.3, ये कितना हो जाएगा 300. 6, 7, 50 हो जाएगा 6, और जो
कैरिंग कॉस्ट टोटल जीरो हो जाएगा क्योंकि हम लोग सेफ्टी स्टॉक में जीरो रख रहे हैं, तो ये सबका टोटल तो 600, 600, 1200, 600 और 400, 1000, 1000 और 600, 300, 900, 1900, 1900 और इधर हो गया 800। So, 2700। ठीक है, तो सबसे मिनिमम कौन सा आया ये सारे केसेस में? 2700, 2195, 2140, 2875। सबसे कम आया है 2140, ये वाला। ठीक है, सबसे कम आया है यही वाला, तो यही हम लोग का ऑप्टिमम स्टॉक लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 20 यूनिट्स is safest stock level as total cost is least, that is 2140, and it is optimum। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेरा बताने का इधर उधर हो गया था, हम एक बार फिर से बता देते हैं। जब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है हमारा सेफ्टी स्टॉक कौन सा है, तो हमें ये पता कर लेना चाहिए सबसे पहले कि कौन सा कॉस्ट हमारा इस पे बेयर होता है। तो सेफ्टी स्टॉक जब रखने जाएंगे तो हमारा कैरिंग कॉस्ट लगेगा, और जितना सेफ्टी स्टॉक मार्केट डिमांड से कम होगा तो उतना स्टॉक आउट होगा, तो स्टॉक आउट कॉस्ट होगा। तो दोनों कॉस्ट को हमें ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालना होता है। तो यहाँ हम लोग जब टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस हम लोग कैरिंग कॉस्ट को ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टॉक आउट कौन सा वाला ले रहे हैं? एक्सपेक्टेड, क्योंकि स्टॉक आउट एग्जैक्ट उतना ही हो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा मार्केट में 80 का ही डिमांड आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, फिक्स थोड़ी ना होता है, फिक्स नहीं होता है, जबकि कैरिंग कॉस्ट फिक्स होगा। तो हमें चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ता है। तो पहले हम लोगों ने स्टॉक आउट जो हमें डेटा दिया था और जितने बार हुआ उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाली। अब अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि मार्केट में हमारा 100 टायर स्टॉक आउट हो जाए, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 100 का 100 सेफ्टी स्टॉक रखेंगे, और 100 सेफ्टी स्टॉक रखने के लिए कितना खर्चा हो जाएगा? कुछ इतना। ठीक है, अच्छा, अब ये 100 टायर अगर सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं तो मेरा स्टॉक आउट क्या हो जाएगा? स्टॉक आउट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर स्टॉक आउट कुछ भी नहीं होगा इसका चांसेस कितना है? 0.3। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने स्टॉक आउट अगर होगा नहीं तो स्टॉक आउट कॉस्ट एक्सपेक्टेड दोनों नहीं निकला। फिर अगर 80 हम सेफ्टी स्टॉक में रख रहे हैं तो मेरा मार्केट डिमांड मैक्सिमम 100 हो सकता है, तो 20 स्टॉक आउट हो जाएगा। मतलब अगर मेरा मार्केट में 100 यूनिट का डिमांड हुआ तो ये सिचुएशन हो सकता है, 100 यूनिट का डिमांड हो रहा है और ऐसा हुआ है 0.02 टाइम्स, मतलब 0.02 उसका चांसेस है। ये वाला ठीक नहीं किया है मैंने, यहाँ पर 0.02 कर लिया, 0.02। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने स्टॉक आउट कॉस्ट निकाला डायरेक्टली 20 के हिसाब से, लेकिन एक्सपेक्टेड क्योंकि 0.02 है उसके हिसाब से वो 60 ही आएगा। ठीक है, ऐसे करके तो फिर मेन ये समझने वाला है कि हम लोग यहाँ पर डेटा को लिखे कैसे, प्रोबेबिलिटी में कितना है। तो अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा 50 टायर स्टॉक आउट हो जाए, तो हम सेफ्टी स्टॉक 50 रखेंगे। तो मेरा स्टॉक आउट कितना हो सकता है? अगर मार्केट में 100 डिमांड हुआ तो 20, और 80 सॉरी 100 डिमांड हुआ तो 50, 80 डिमांड हुआ तो 20। तो अब 100 टायर का डिमांड हुआ था लेकिन हम लोग स्टॉक आउट कर गए, ऐसा दो बार हुआ था, तो उसका चांसेस है 0.02 और 0.05। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो एक बार मैंने तब बताया, अब एक बार फिर बता दिया क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है इलास्ट्रेशन 8। ठीक है, इसमें हमें करने क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रॉ ए प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस में कौन सा मेरा ए, कौन सा बी और कौन सा सी में जाएगा उसका मुझे एनालिसिस देने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ए में कौन सा जाएगा? जिसका
क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होगा जबकि कॉस्ट कम होगा। बी में मॉडरेट वाला जाएगा क्वांटिटी कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, और सी में कॉस्ट जिसका कम होगा और क्वांटिटी ज्यादा होगा वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट जो है उसका कॉस्ट और उसका जो क्वांटिटी है वो कितना परसेंट है। तो आइटम 1 से लेके 10 तक। आइटम, यूनिट, परसेंटेज ऑफ यूनिट, टोटल यूनिट, टोटल यूनिट का कितना परसेंट है, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, 1 से लेके 12 तक। यूनिट है 7,000, 24,000, 1,500। 7,000, 24,000, 1,500, 600, 38,000, 40,000, 60,000, 3,000, 600, 38,000, 40,000, 60,000, 3,000, 300, 29,000, 11,500, 4100, 3,000, 300, 29,000, 11,500 और 4,100। ठीक है, तो अगर मुझे पता करना है कि टोटल यूनिट में कौन सा यूनिट कितना है, तो सबसे पहले मुझे इस यूनिट का टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस यूनिट का टोटल कितना होगा, क्योंकि मेरे पास किया हुआ है, देखो हमें क्वेश्चन समझने से मतलब है, कैलकुलेशन हम देख देख के ही कर रहे हैं। ये टोटल आ रहा है 2,19,000, 2,19,000। ठीक है, अब 2,19,000 में ये वाला कितना है, ये आइटम 1 कितना परसेंटेज हो रहा है, तो हम एक दिखा देते हैं, ऐसे करके निकालना है। 7,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 31.196, 31.196। ठीक है, 1963। इस तरीके से परसेंटेज निकालना पड़ेगा। इसके बाद वाला आएगा 10.9589। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ही है, इसलिए हम देख देख के लिख रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। 0.6849, 0.2740, 17.3516, 18.2648, 27.397, 1.3699, 0.1369, 13.2420, 5.2511, 1.8721, और ये टोटल करने से 100% आ जाए। थोड़ा इधर उधर हो सकता है बिकॉज ऑफ द अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अच्छा अब यूनिट कॉस्ट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा 5, 3, 10, 22, 1.5, 5, 3, 10, 22, 1.5, 0.5, 0.2, 3.5, 8, 0.5, 0.2, 3.58, फिर है 47.1, 6.2। तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे कैसे, 7,000 इंटू 5 तो 35,000। ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। तो ये भी देख देख के लिख दे रहे, 72,000, 15,000, 13,000, 13,200, 57, 20, 12, 10,500, 2400,
11,600, 81,650, 25,420 और इसका टोटल आ जाएगा 3,55,770। ये मैंने 3 लिखा। अच्छा, अब अगर हम लोग को परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा हमें? आउट ऑफ 3,55,770 इंटू 100 ऐसे करके तो 9.8378। थोड़ा इधर हटाओ, एक और कॉलम करना। रैंक, रैंक का कॉलम तो ये हो जाएगा 9.8378, 20.2378, 4.2162, 3.7103, 16.0216, 3.3730, 2.9513, 0.6746, 3.2605। इसको एक कम ज्यादा लिखिए। 9.83 के बाद 20, फिर 4.216, 3.7103, 16.0216। ठीक है, फिर उसके बाद 5.6216 गलत लिखी। उसके बाद से सारा 16 पॉइंट के बाद 5.6216, 3.3730, 2.9513, 0.6746, 3.2605, 22.9502, 7.1451। इसका भी टोटल होना चाहिए 100। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ परसेंटेज ही किया जा रहा है। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार घर पे देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, सेम कैलकुलेशन सभी पे एप्लीकेबल होगा। अब रैंकिंग देना है। ठीक है, अब हम लोग को अपना एक सिलेक्शन लगाना है। ठीक है, कि हम लोग कौन से मटेरियल को ए कैटेगरी में देंगे और कौन से को बी कैटेगरी में और कौन से को सी। ठीक है, तो वो हम लोग अपने मन से कर सकते हैं। तो बेसिस फॉर सिलेक्टिव basis for selected हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि 50,000 एंड अबव जो होगा वो ए आइटम होगा। 15,000 से लेके 25,000 तक जो होगा उसको हम लोग बी आइटम में देंगे। और बिलो 15,000 अगर हुआ तो उसको हम लोग सी आइटम मानेंगे। ऐसा हम लोग अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर रैंकिंग दे देंगे। रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्लान ए कॉमा बी कॉमा सी, सिलेक्टिव कंट्रोल is given. Ranking item number, percentage of total unit cost, percentage of total cost category.
तो इसको हम लोग कैसे करके करेंगे, जैसे देखो हम लोग का अगर कॉस्ट जो है 35,000 है टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो वो हमारा कौन से कैटेगरी में जाएगा, 35,000 यानी 15,000 टू 25,000 वाले कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रैंकिंग दे देते हैं 1 2 3, ठीक है, ऐसे करते हैं 12 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 35,000 जो है वो है आइटम 1। तो आइटम 1 मेरा चला जाएगा 35,000 वाले कैटेगरी यानी बी में। तो इसको हम लिखे कैसे, पहले यहाँ रैंक देना पड़ेगा, बी में चला जाएगा, 35,000 बी में चला जाएगा। तो फिर रैंक सबसे हाईएस्ट जो है 50,000 एंड अबव वो है 81। तो 50,000 एंड अबव 81 दिख रहा है, एक मुझे वही दिख रहा है, ठीक है। तो 81 वाला जो है वो मेरा 1 में चला जाएगा, ठीक है। 81 और देख लेते हैं जो कि मेरा 50,000 एंड अबव है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये रहा 57,000 एक दिख रहा है और 72,000, तो ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला आइटम हो गया 12 5 और 2, ऐसे हो जाएगा 12 5 और 2, 12 12 2 और 5 होगा, पहले 2 आएगा, पहले 2 आएगा, 2 और 5, 12 नहीं, आई थिंक 11 था ये, हाँ 11 था, 11। अब इसका डिटेल्स हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 11 नंबर आइटम मेरा रैंकिंग 1 में आ रहा है क्योंकि परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट यूनिट यहाँ पर है हम लोग का 5.2511 टोटल यूनिट, वो देख देख के लिखना है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट देखोगे तो 81,650 जिसके बेसिस पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, और परसेंटेज है 22.950, ठीक है। अच्छा, फिर बी का अगर हम लोग देखें तो वहाँ लाइन जो बना हुआ है टेबल, वहां से देखोगे तो यही डेटा मिलेगा। हम एक बार अपना लिखा हुआ जो है उससे लिख देते हैं, क्योंकि समझ में तो आ गया होगा, फालतू में टाइम जाएगा, तो इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। और फिफ्थ नंबर वाला 17.3516 टोटल यूनिट का परसेंटेज, टोटल कॉस्ट है 57,000 और 16.0216, ठीक है। ये हो गया। बस इसके अलावा और कोई आइटम ऐसा नहीं है जो हम लोग का कैटेगरी 1 में जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे टोटल मेरा नंबर ऑफ आइटम 3 है, इसका टोटल होगा 33.5617, 2 लाख टोटल कॉस्ट, 2,10,650, 59.2096 और कैटेगरी ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ए कैटेगरी था, अब 15 से 25, 15 से 25, तो उसमें ये 35 आएगा, 15 से 25 तो ये भी आ जाएगा, 35 है 15 है, और 15 से 25, 15 से 25 ये बता दो। ठीक है, तो ये हम लोग का 20,000 भी है। हाँ ये वाला 4 नंबर में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 4 नंबर में आ जाएगा मेरा आइटम नंबर 1, 4 नंबर रैंकिंग में, ठीक है। आइटम नंबर 12 जो है ये वाला, ये 5 नंबर में है, आइटम नंबर 12 5 नंबर में आएगा, और ये वाला, ये वाला आ जाएगा, ये 12,000, आइटम नंबर ये वाला 20,000, क्योंकि 15 से 25 बोला है, तो ये भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा
6 नंबर, और ये आ जाएगा मेरा 7 नंबर, मतलब 3 और इधर 6, इसके बाद 6 और ये 3, ये हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो टोटल 4 आइटम, और इसका डेटा पुट करते हो 3.1963, 1.8721, 11.2648, 11.2608, sorry 48, 0.6849, 24.018, 35,000, 25,420, 20,000, और 15, 95,420, 9.8378, 7.1451, 5.6216, और 4.2162, 26.8207, एंड कैटेगरी, ठीक है। और 8, 9, 10, 11, 12 इसमें हो जाएगा फिर बिलो 15,000, ठीक है। बिलो 15,000 में 3200 है, 12 है, 12,000 है, 10,000 है, 2400, अच्छा 11,600, और ये वाला है 13, तो यही वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 8, 8 नंबर में हो गया 4, 8 नंबर में हो गया 4, 8 के बाद यहाँ पर ये वाला 9, 10, 11, 12, 9 मतलब 10, 8, 7, 9, 10, 8, 7, टोटल 5 आइटम, ग्रैंड टोटल 12 आइटम हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, 0.2740, 27.3972, 13.2420, और ये 7 सबका ऊपर, ये 9 ठीक है, ये 8 होगा, ठीक है। देख लो तो 0.1370, और 1.3699, 42.4202, अच्छा ये 4 होगा। फिर 9th रैंकिंग में 7 नंबर वाला आइटम है, 9th रैंकिंग में 7 नंबर, ये रैंकिंग गलत हो गया, ये 6 है, तो यहाँ का रैंकिंग हो जाएगा मेरा से देखने के बाद 427836, यहाँ तक ठीक है। फिर इसके बाद ये 9th नंबर में 4, ये 7, 10, 8, 9, 9, 11, 12, और ये 10 हो जाएगा, ये 11,600 था, वो 10,000 था, इसलिए गलत हो गया। 1015, ठीक है, अब ठीक है, 1015। अच्छा अब ये वाला 13,200, 12,000, 11,600, 10,500, 2400, 49,700, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज था तो टोटल 100 हो जाएगा, ये 35, 3,55,770, ये भी परसेंटेज में 100, ये सी कैटेगरी में चला जाएगा। इसका वैल्यू आ रहा है 13.9697, वैल्यूज है 3.7103, 3.3730, 3.2605, 2.9513, 0.6746, ये होगा। बस हमें ये कैटेगरी करने के लिए बोला, ये बन गया। तो रिपीटेटिव है क्वेश्चन, मतलब रिपीटेटिव इन द सेंस कि एक ही चीज बार बार करते जाना है, ठीक है, इसलिए मैंने देख देख के कर लिया।
बाकी एग्जाम में इस तरीके का इतना बड़ा कैलकुलेशन आने का चांसेस नहीं होता है, आने से थोड़ा सा डेटा देके हो सकता है कि हाँ ठीक है, अदरवाइज नहीं आने का चांसेस ही ज्यादा है इस तरीके से। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में